Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। एयर इंडिया को नीलाम करने के लिए सरकार सालों से खरीदार ढूंढ रही थी और मिल नहीं रहा था। आज सूत्रों से खबर आई कि सरकार का काम बन रहा है। टाटा सन्स की तरफ से लगाई गई बोली को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जैसे ही ये बात मीडिया में छपी, सरकार ने खबर को गलत बताया, कहा कि ऐसा फैसला होने की खबर गलत है, जब होगा तब बताया जाएगा। यानी अभी आधिकारिक तौर पर टाटा समूह एयर इंडिया का मालिक नहीं बना है, लेकिन ये चर्चा जोरों पर है कि अंत में आखिर एयर इंडिया को टाटा के पास ही जाना है। अगर ऐसा होता है तो 68 साल बाद टाटा समूह फिर से एयर इंडिया का मालिक हो जाएगा। तो आज हम बड़ी खबर में आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे एयर इंडिया की शुरुआत हुई, फिर टाटा से एयर इंडिया कब हुआ, सरकार के पास कैसे गया और अब सरकार को टाटा से उम्मीद क्यों है। लेकिन पहले आज का वीडियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है सर। मोनू, क्या करते हो? मोनू सर जी, इंटर क्लास में। इंटर में हो? बढ़िया। और आपका क्या नाम है? सर मेरा मैं 40 किलोमीटर दूर से आया था। आप 40 किलोमीटर दूर से आए हो? कैसे आए हो 40 किलोमीटर दूर? बस से आया था। अरे वाह, मिलने के लिए? Yes. क्या बात, बहुत बढ़िया। तो 12वीं के बाद क्या करोगे नौजवान? सर जी फौज में। अरे वाह, तो दौड़ते उड़ते नशा तो नहीं करते हो? नहीं सर। गुड। अरे भैया, आजकल गुटखा खाने वाले इतने मिलते नहीं हैं। सर, बिल्कुल नहीं खाना है। लोग मानते ही नहीं है कि गुटखा नशा होता है। आपका चैनल था। तो मोहम्मद मिले थे हमको हस्तिनापुर में। दौड़ लगाते हो? प्रधानमंत्री बनना चाहते देश। तुम स्कूल लोगों ने देखा वो सर जी शिक्षा बताना चाहता हूँ मैं। जो बताओ। सरकारी स्कूल है ना, उनमें शिक्षा क्यों अच्छी नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही यार? ये तो मैं सवाल के जवाब खोज रहा हूँ, बताओ। सर जी, जो सरकारी टीचर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। कंपलसरी होना चाहिए। यस सर, मतलब क्योंकि ये रूल वो होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए तो अच्छा सोचेंगे टीचर। इसी प्रकार उनकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी। नामुमकिन वाली चीज नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर। उजैर, बताइए। हाँ। ये कोई नामुमकिन चीज वाली नहीं है। दिल्ली जैसे राज्य में हो सकता है तो यूपी में भी हो सकता है। जरूरी क्यों है कि अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों में ही जाएं, महंगे स्कूलों में ही जाएं? आप उसी को बढ़िया कर दो ना। और हमारे गांव से 20 किलोमीटर तक कोई ग्राउंड नहीं है खेलने का कहीं। ये मेरे लिए मोनू नाम बताया ना? यस सर। ये मुझे मोनू की बातें बड़ी रिफ्रेशिंग लग रही हैं कि नौजवान आके ये कह रहे हैं कि हमें खेलने का मैदान चाहिए। ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है। क्या नाम है आपका? अब्दुल सर। क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, भारत ने ब्रिटेन से आने वाले नागरिकों के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत यूके से आने वालों को 10 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगर वैक्सीन के डोज लगवा रखे हैं तो भी क्वारंटीन से छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोविड का टेस्ट भी कराना होगा। यात्रा से 72 घंटे पहले की कोविड टेस्ट रिपोर्ट, भारत पहुंचने पर कोविड टेस्ट और पहुंचने के 8 दिन बाद भी कोविड टेस्ट करवाना होगा। 4 अक्टूबर से ये नियम लागू होंगे। अब इस सवाल पे आते हैं कि भारत ने ऐसा किया क्यों। आप गेस कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी है। अगर भारत से कोई कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाकर भी ब्रिटेन जा रहा है तो उसे वैक्सीनेटेड नहीं माना जा रहा है। कई तरह के प्रतिबंध वहां लागू हैं। पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुद्दा ब्रिटेन के सामने उठाया भी था, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन को तो हमने मान्यता दी है, लेकिन भारत के सर्टिफिकेट को नहीं मान सकते। इसीलिए अब भारत भी ब्रिटेन वाला तरीका अपना रहा है कि आप हमारे यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं तो हम भी आपके वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट या प्रोसेस को नहीं मानते हैं। वैसे इसके बाद ट्विटर पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या पहले ब्रिटेन से इंडिया आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन नहीं था। दूसरी सुर्खी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी की तरफ से मुलाकात वाली तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। मुलाकात की विषय वस्तु कृषि कानून बताई गई। मुलाकात को लेकर चन्नी साहब ने क्या कहा, सुनिए। एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है। पिछले
50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। सो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद चन्नी ने अपने नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। पंजाब की बात चली है तो कांग्रेस वाले झगड़े का अपडेट भी सुन लीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस में कई नेता उनके पक्ष में दिखे। मनीष तिवारी, सुनील जाखड़, भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं ने कैप्टन की तरफदारी की, जबकि हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन को कांग्रेस में अपमानित नहीं किया गया। ऐसे बयान वो किसी दबाव में दे रहे हैं। सुनिए हरीश रावत को। जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। कई बात चर्चा में है। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं, आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। हरीश रावत के जवाब में कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस मुझे अपमानित नहीं करना चाहती थी तो फिर सिद्धू को मुझे टारगेट करने की आज़ादी क्यों दी गई। तो ये बयानबाजी इधर चल रही है। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब अमरिंदर अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 1952 के नवंबर महीने की बात है। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के साथ एक लंच बैठक में जेआरडी टाटा मौजूद थे और जेआरडी ने नेहरू से कहा इस लंच के दौरान कि सरकार ने जानबूझकर टाटा के साथ बुरा व्यवहार किया है, टाटा की हवाई सेवाओं को कुचलने की सुनियोजित कोशिश की है। नेहरू का जवाब था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। असल में जेआरडी टाटा विमानन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर नेहरू से नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इस नाराजगी से सरकार के इरादे बदले नहीं। 1953 में सरकार ने एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर ही दिया और इस तरह से टाटा कंपनी की एयर इंडिया का पूरा मालिकाना हक आ गया भारत सरकार के पास। 68 साल तक एयर इंडिया के विमान उड़ाने के बाद सरकार अब फिर चाहती है कि टाटा जैसा कोई खरीदार मिले। एयर इंडिया को चलाना सरकार के लिए एक दिन मुश्किल हो रहा है, जैसे सफ़ेद हाथी पाल लिया हो। ठान कर बैठी है सरकार कि हमें इसे अब बेच देना है, लेकिन कोई सही कीमत लगाकर खरीद नहीं रहा है। अगस्त महीने में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने संसद को बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने तक एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का सरकार का लक्ष्य है। एयर इंडिया का कुल घाटा 31 मार्च 2020 तक
70,820 करोड़ है। ये घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही है इसके साथ सरकार की बेचैनी। एयर इंडिया को बेचने के लिए वो बेचैन है, इसीलिए सरकार ने 15 सितंबर तक एयर इंडिया की नीलामी के लिए बोलियां मंगवाई थी। बोली लगाने वालों में 2 बड़ी कंपनियों के नाम आए, टाटा सन्स और स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह। हालांकि ये नीलामी के लिए रिजर्व कीमत क्या रखी गई थी इस नीलामी के लिए, इसकी ठीक जानकारी अभी नहीं है। सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने का काम वित्त मंत्रालय का इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विभाग यानी दीपम देखता है। इस विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि एयर इंडिया के लिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बोलियां आई हैं और प्रक्रिया अभी आखिरी चरण में है। हालांकि बोली किसने और कितनी लगाई है ये जानकारी दी नहीं गई। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से यह हिंट दिया गया कि नीलामी की प्रोसेस चल रही है और जल्दी मुकम्मल हो भी सकती है। अखबारों में सूत्रों वाली ये खबरें भी छपती हैं कि टाटा ने स्पाइस जेट के मुकाबले ऊंची बोली लगाई है। फिर 1 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग वेबसाइट पर एक खबर ब्रेक होती है कि मंत्रियों के समूह ने टाटा की बोली को मंजूरी दे दी है। ये खबर कोई अप्रत्याशित जैसी भी नहीं थी, क्योंकि पहले यह चर्चा थी कि एयर इंडिया टाटा के पास जा सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से खबर का खंडन करने में देरी नहीं हुई। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार की मंजूरी मिलने की खबरें गलत है। सरकार जब भी और जैसा भी फैसला लेगी मीडिया को विधिवत रूप से बताया जाएगा। यानी सरकार ने अभी एयर इंडिया की नीलामी पर आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, या लिया है तो उससे पब्लिक नहीं किया है। देर सबेर एयर इंडिया का निजीकरण होना तय है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक जमाने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से गिनी जाने वाली एयर इंडिया की इतनी दुर्गति कैसे हो गई? मुनाफे से तिजोरियां भरने वाली एयर इंडिया घाटा क्यों देने लगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक नज़र एयर इंडिया के पूरे सफ़र पर डालनी होगी। कैसे एयरलाइन शुरू हुई और फिर डूबने से पहले दुनिया में बड़ा नाम इसने कैसे कमाया और यहाँ तक कैसे पहुंची। बात 88 साल पुरानी है। 1932 वो साल जिस साल से पहले तक इंग्लैंड से हवाई डाक सिर्फ कराची तक पहुंचती थी और उससे कराची पहुंचाती थी इंपीरियल एयरवेज। इंपीरियल एयरवेज ने इस डाक को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा दिया 2 नौजवानों को। एक RAF यानी रॉयल एयरफोर्स का पूर्व पायलट नेविल विसेंट और दूसरा उसका एक करीबी पारसी दोस्त जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, JRD टाटा। 28 साल का नवयुवक JRD टाटा, जो भारत की उस टाटा फैमिली से आता था जिसे देश की पहली बिजनेस फैमिली कहा जाता है। JRD का दूसरा परिचय ये है अब कि वो भारत के पहले सिविल एविएशन पायलट भी थे। ब्रिटेन के रॉयल एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा से प्रशिक्षित थे। तो JRD और उनके दोस्त ने इंपीरियल एयरवेज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उस जमाने में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और टाटा एयरमेल नाम की एक कंपनी खोली। 2 सेकेंड हैंड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट विमान इन्होंने खरीदे। इनके स्टाफ में थे 11 लोग, 2 पायलट, 3 इंजीनियर, 4 कुली और 2 चौकीदार। टाटा एयरमेल ने पहली उड़ान भरी 15 अक्टूबर 1932 को कराची से लेकर मुंबई तक। यही कॉन्ट्रैक्ट भी उनको पूरा करना था, क्योंकि कराची तक तो आ रही थी ब्रिटेन से। इसे उड़ाने वाले खुद JRD टाटा ही थे। शुरू में विमानों से मेल को इधर से उधर ले जाया गया। मेल मतलब डाक, है ना, चिट्ठी भी हो सकती है, पार्सल भी हो सकता है। लेकिन फिर यात्रियों को भी ले जाने लगे। 1938 तक कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हो गया और इसी साल इसने एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी भारत से श्रीलंका। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को पब्लिक कर दिया गया। पब्लिक करने का मतलब शेयर्स ले आई कंपनी। आम नागरिक भी इसमें हिस्सेदारी अब खरीद सकते थे। कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई तो नाम भी बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। मुंबई, लंदन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टाटा ने सरकार के साथ मिलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल का गठन भी किया। डील के अनुसार सरकार ने टाटा की एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत दी और एयर इंडिया के 49% शेयर भारत सरकार के पास आए। आज़ादी मिलने तक भारत में ढेरों एयरलाइंस ऑपरेट करने लग गई थी। कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद युद्ध में जो इस्तेमाल हो रहे थे विमान, वो भंगार के मूल बिक रहे थे। बहुत सस्ते थे, कोई भी लेकर के अपना वेंचर डाल सकता था। लेकिन 1952 आते आते दुनिया भर की एयरलाइंस की हालत में गिरावट देखी गई। इस विश्वव्यापी संकट से भारतीय एयरलाइंस को बचाने के वास्ते भारत की योजना आयोग ने सभी एयरलाइंस को एकीकृत करके उसका एक निगम बनाने की सिफारिश की और इस सिफारिश के नतीजे में मार्च 1953 में संसद ने एयर कॉर्पोरेशन बिल पारित कर दिया। बिल के प्रावधानों के अनुसार 2 नियम बने। घरेलू उड़ानों के लिए राष्ट्रीयकृत विमान सेवा का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस। इसमें 8 प्राइवेट कैरियर्स को एक साथ जोड़ा गया और इसी में एयर इंडिया के डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी मर्ज हुए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को ऑपरेट करने वाली राष्ट्रीयकृत संस्था का नाम पड़ा एयर इंडिया। पूरा नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। हमने आपको शुरू में बताया था कि नेहरू की राष्ट्रीयकरण वाली नीति से JRD टाटा नाराज थे। नेहरू ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। JRD एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निदेशक भी उन्हें बनाया गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के डे टू डे ऑपरेशंस में उनकी बड़ी भूमिका होती थी।
कहा जाता था कि वो उस जमाने में 1 रुपए की सैलरी पर काम किया करते थे। जब 1950 और 60 के दशक में भारत गरीब और भुखमरी जैसे मोर्चों पर जूझ रहा था, तब एयर इंडिया विकसित देशों की एयरलाइन से मुकाबला कर रही थी। 1960 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपनी फ्लीट में पहला बोइंग 707-420 विमान शामिल किया। इस तरह वो जेट युग में प्रवेश करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बनी। 11 जून 1962 को एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। मतलब उस दिन तक सिर्फ एयर इंडिया ही ऐसी एयरलाइन थी जिसकी फ्लीट में सिर्फ जेट एयरक्राफ्ट थे, वरना बाकी फ्लीट्स में आपको जेट्स भी मिलते थे और प्रोपेलर्स भी मिलते थे, मतलब जो जिसमें 2 पंखे लगे होते हैं सामने, 2 या 2 से ज़्यादा, और खूब आवाज़ करते हैं। उस दौर में एयर इंडिया की बुलंदी के किस्से और भी मिलते हैं। आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक मानी जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस ने भी कभी एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल माना था। जब सिंगापुर एयरलाइंस को लॉन्च किया गया था तो उसने इन फ्लाइट सर्विस यानी फ्लाइट के अंदर सर्व होने वाले खाने, ड्रिंक्स, फ्लाइट अटेंडेंट और बाकी अनुभव से लेकर कई अन्य फ्लाइट संबंधित कॉन्सेप्ट्स एयर इंडिया से ही सीखे। तो इस तरह से 1970 के दशक तक सब कुछ बढ़िया चला। 1977 में लेकिन आई मोरारजी देसाई की सरकार। कुछ महीनों बाद एयर इंडिया के मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ। जे.आर.डी. टाटा को हटा दिया गया और इससे वो काफ़ी नाराज़ भी हुए। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद जे.आर.डी. टाटा को बोर्ड का अध्यक्ष फिर से बनाया गया। 1946 में जाकर राजीव गांधी ने रतन टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया। अब 90 के दशक में चलते हैं, जब देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू हुई। उस दशक में कई प्राइवेट कंपनीज एयरलाइंस के बिजनेस में आईं, मुकाबला बढ़ा और इंडिया घाटे में जाने लगी। 1997-98 में एयर इंडिया का करीब 180 करोड़ का घाटा आया। हालांकि इंडियन एयरलाइंस मुनाफा दे रही थी। वाजपेयी सरकार के दौरान एयर इंडिया की हालत थोड़ी बेहतर हुई। 2002 और 2003 के बीच एयर इंडिया का मुनाफा करीब 133 करोड़ रुपए हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार के शुरुआती सालों तक एयर इंडिया फायदे में चली, लेकिन प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री बने और फिर एयर इंडिया ऐसी गिरी कि फिर कभी उठ नहीं पाई। 2002 और 2003 में 133 करोड़ का मुनाफा देने वाली एयरलाइन 2006-07 में 450 करोड़ के घाटे पर चली गई। इंडियन एयरलाइंस भी घाटे में आ गई। एयर इंडिया की बर्बादी के लिए प्रफुल्ल पटेल की नीतियों पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बिना हिसाब लगाए ज़रूरत से ज़्यादा विमान खरीद लिए। इसके अलावा कई प्रॉफिट मेकिंग रूट से एयर इंडिया की उड़ानें बंद कर दी। प्राइवेट पार्टीज वहाँ पे अपनी फ्लाइट्स चलाने लगी। इसी तरह हमारे देश में आगे बढ़ी हैं प्राइवेट एयरलाइंस। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया। इसने एयर इंडिया की रही सही उम्मीद भी ख़त्म कर दी। उसके बाद एयर इंडिया कभी मुनाफे में नहीं आई। अब एयर इंडिया को चलाने में सरकार को रोज़ाना करीब 20 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। सरकार एयर इंडिया से पीछे छुड़ाना चाहती है, लेकिन घाटे के सौदे में कोई प्राइवेट प्लेयर भी फंसना नहीं चाहता है। अब अगर टाटा एयर इंडिया को खरीदती है तो उसके पास भारत में 3 एयरलाइंस हो जाएंगी। विस्तारा और एयर एशिया में पहले से टाटा की हिस्सेदारी है। तो क्या टाटा या कोई और कंपनी एयर इंडिया को खरीद कर इसकी हालत सुधार सकती है? अभी ये तय नहीं है कि सरकार कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेचने वाली है एयर इंडिया की और किसे बेचने वाली है। अटकल टाटा की जोरों पे है, शायद वही होने वाला है, लेकिन आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। क्या पूरी तरह से एयर इंडिया को बेचा जाएगा या कुछ शेयर सरकार अपने पास रखना चाहेगी? आज तो सरकार ने नीलामी के फैसले से इनकार किया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसकी खबर हमें मिल जाएगी। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। अब बारी है इस मामले पर कू की राय जानने का। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, अगर एयर इंडिया को टाटा खरीदता है तो हालत सुधरेगी? हाँ और ना कहने वाले लोगों का प्रतिशत आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। 100% सभी लोगों ने कहा है कि सुधर जाएगी। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर लीजिए। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू करके भी आप बता सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।